Today, my topic of anatomy lecture is anatomy and applied anatomy of uterine tube. तो यूट्राइन ट्यूब को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। गैब्रियल फेलोपियस जो है ये इटली के जो है एक एनाटॉमिस्ट थे। तो उन्होंने इस यूट्राइन ट्यूब का वेल एक्सप्लेन्ड डिस्क्रिप्शन इन्होंने मतलब किया था। उन्हीं के नाम की वजह से ये फेलोपियन ट्यूब नाम रखा गया। और इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है इस ट्यूब में होता है। और इसको ओविडक्ट भी कहते हैं और इसको साल्पिक्स भी कहते हैं। तो इस तरह से देयर आर 5 नेम्स ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। पहला नाम यूट्राइन ट्यूब है, और दूसरा फेलोपियन ट्यूब है, और तीसरा फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, और चौथा ओविडक्ट है, और पांचवा साल्पिक्स है। और इसके इन्फ्लामेशन को, यूट्राइन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को जो है ये साल्पिंजाइटिस कहते हैं। साल्पिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्राइन ट्यूब। अब यूट्राइन ट्यूब जो है ये 2 एंड होते हैं। एक लेटरल एंड होता है, दिस इज लेटरल एंड, ये लेटरल एंड है, और ये जो है मीडियल एंड होता है, मीडियल एंड। तो लेटरल एंड जो है ये मतलब ओवरी के पास में होता है। दिस ट्यूब कनेक्ट्स द ओवरी ऑन द लेटरल साइड टू द यूट्रस ऑन द मीडियल साइड। तो यूट्रस एक सिंगल होता है, और यूट्राइन ट्यूब जो है ये डबल होता है। ओवरी भी डबल होता है, 2 होता है, एक राइट ओवरी होता है, एक लेफ्ट ओवरी होता है, और एक राइट यूट्राइन ट्यूब होता है, और एक लेफ्ट यूट्राइन ट्यूब होता है। यहाँ पर जो है देखिए, तो देयर आर सिंगल यूट्रस एंड 2 ओवरीज, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, and 2 uterine tube, right uterine tube and left uterine tube. So this uterine tube connects ovary on the lateral side and to the uterus on the medial side. तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है, इस यूट्राइन ट्यूब की टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। देयर आर The length of uterine tube is 10 सेंटीमीटर। और इसका काम ये होता है, यूट्राइन ट्यूब का फंक्शन ये होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब सीमेन का डिपोजिशन वजाइना में होता है, और सीमेन इज कंपोज्ड ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो 10% स्पर्म होता है, और जो है उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है, उसमें सेमाइनल फ्लूइड भी होता है। तो जो स्पर्म होता है, तो ये स्पर्म जो है मतलब वजाइना में जो डिपोजिट हुआ है, वही स्पर्म जो है ये यूट्राइन कैविटी से मतलब ये जाता है, और इसी जो है यहाँ पे यूट्राइन ट्यूब में आकर के स्पर्म और यहीं पर और इसे ओम रिलीज, देयर इज रिलीज ऑफ ओम फ्रॉम द ओवरी। यहीं पर ओम और स्पर्म दोनों की मुलाकात होती है और यूट्राइन ट्यूब के अंदर, और इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओम इन द यूट्राइन ट्यूब इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं इसे जो है। तो द लेंथ ऑफ यूट्राइन ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर, और इसके 2 एंड होते हैं। एक लेटर एंड होता है, ये लेटर एंड है, और ये जो है मीडियल एंड है। तो लेटर एंड जो है यहाँ पर मतलब एक सुराख होता है लेटर एंड पर। इस सुराख को अब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं। अब्डोमिनल ऑस्टियम, OSTEUM, अब्डोमिनल ऑस्टियम। एट द लेटरल एंड ऑफ दिस ट्यूब, अगर ये लेटरल एंड है यूट्राइन ट्यूब का, तो यहाँ पर एक सुराख है जो है। तो ये सुराख जो है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है ओपन करता है। अब्डोमेन के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, तो उसी में ये जो ओपन करता है, तो इसे अब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं। तो इस तरह से दिस यूट्राइन ट्यूब एट द लेटर एंड हैज एन ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज अब्डोमिनल ऑस्टियम, एंड द डायमीटर ऑफ अब्डोमिनल ऑस्टियम इज 3 मिलीमीटर। इसका डायमीटर जो होता है वो 3 मिलीमीटर होता है, 3 मिलीमीटर। तो अब्डोमिनल ऑस्टियम यूट्राइन ट्यूब के लेटरल एंड पे होता है,
और ये इसकी ओपनिंग किस में होती है, पेरिटोनियल कैविटी में होती है। और मीडियल एंड पर भी जो है एक सुराख होता है, इसको यूट्राइन ऑस्टियम कहते हैं, यूट्राइन ऑस्टियम। और इसका जो डायमीटर होता है 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है। इस तरह से देयर आर टू एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, lateral end and medial end. Lateral end has an opening which is known as abdominal ostium, and the diameter of abdominal ostium is 3 millimeter, and the medial end of uterine tube also has an opening which is known as uterine ostium, and the diameter of uterine ostium is 1 millimeter, and this uterine ostium opens at the lateral angle of the uterine cavity. तो यूट्राइन कैविटी जो है उसका जो शेप होता है ट्रायंगुलर होता है, और इस के मतलब सुपीरियर बॉर्डर, यूट्राइन कैविटी के सुपीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो एंगल होता है इसे सुपेरोलेटरल एंगल कहते हैं, सुपेरोलेटरल एंगल कहते हैं, या इसी को लेटरल एंगल कहते हैं। तो इसी लेटरल एंगल ऑफ द यूट्राइन कैविटी या लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस के मतलब उस पर ये यूट्राइन ऑस्टियम जो है खुलता है। तो इसी यूट्राइन ऑस्टियम जब स्पर्म जो है इसी यूट्राइन ऑस्टियम में एंट्री करता है, फिर उसके बाद में जो है ये यूट्राइन ट्यूब में जाकर के, और ये एम्पुला जो है ये सेकंड पार्ट ऑफ द मतलब यूट्राइन ट्यूब है। यूट्राइन ट्यूब के पास देयर आर 4 पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। एक जो है सबसे लेटरल मोस्ट पार्ट जो है ये इन्फंडिबुलम कहलाता है, और उसके बाद जो है फ्रॉम लेटर टू मीडियल साइड अगर काउंट करेंगे तो लेटर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज नोन एज इन्फंडिबुलम, एंड उसके बाद जस्ट जो है एम्पुला होता है, ये सेकंड पार्ट है एम्पुला, और थर्ड पार्ट जो है इस्थमस, ये तीसरा पार्ट है, और फोर्थ पार्ट है ये यूट्राइन, ये फोर्थ यूट्राइन पार्ट, ये जो यूट्राइन वाल, ये पेरीमेट्रियम है यूट्रस का, और ये मायोमेट्रियम है, और ये एंडोमेट्रियम है। तो ये दीवार जो मतलब यूट्राइन वाल है, ये देयर आर 3 लेयर्स इन द यूट्राइन वाल। पेरीमेट्रियम, पेरी मैंने चारों तरफ, मेट्रियम मैंने मेट्रा से बना है, यूट्रस का जो सबसे बाहरी लेयर है वो पेरीमेट्रियम कहलाता है, बीच वाला जो लेयर है वो मायोमेट्रियम है, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है एंडोमेट्रियम है। तो इस दीवार के अंदर जो यूट्राइन ट्यूब का जो है हिस्सा होता है, ये हिस्सा जो दीवार के अंदर होता है, यूट्राइन वाल के अंदर होता है, इसको यूटेराइन पार्ट कहते हैं जो है, और इसी को इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं। इंट्राम्यूरल का मतलब होता है दीवार, तो यूट्रस के दीवार के अंदर वाला हिस्सा इसी को इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं, और इसी को इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं। अब देखिए इसका जो इन्फंडिबुलम सबसे लेटर मोस्ट पार्ट जो मतलब पहला हिस्सा है, तो ये इन्फंडिबुलम जो है सबसे लेटर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी है। तो इस इन्फंडिबुलम का नाम इन्फंडिबुलम क्यों रखा गया, क्योंकि ये फनल शेप होता है। कैसा होता है, ये फनल शेप होता है और कुप्पी की तरह होता है, और फिंगर लाइक जो है प्रोसेस होता है उसमें, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस, और हर फिंगर लाइक प्रोसेस को फिम्ब्रिया कहते हैं। ये फिम्ब्रिया है, फिम्ब्रिया, FIMBRIA, फिम्ब्रिया। तो इस फिम्ब्रिया में बहुत से फिम्ब्रिया होते हैं, लेकिन एक फिम्ब्रिया ऐसा होता है जो है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है, और इसको ओवेरियन फिम्ब्रिया कहते हैं। लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिया इज नोन एज ओवेरियन फिम्ब्रिया, और इस ये ओवेरियन फिम्ब्रिया जो होता है ये ओवरी के अपर पोल से अटैच रहता है। ओवेरियन फिम्ब्रिया इज अटैच्ड टू द अपर पोल ऑफ द ओवरी। तो इस तरह से ये इन्फंडिबुलम पहला पार्ट है यूट्राइन ट्यूब का। इन्फंडिबुलम का नाम इन्फंडिबुलम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फनल शेप्ड है, बिल्कुल जैसे कुप्पी होता है, तेल की कुप्पी होती है, तो उसकी शक्ल का है, इस वजह से इसका नाम इन्फंडिबुलम रखा गया है। और इसकी जो लेंथ होती है 1 मिलीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर होती है। और इसी जो है इन्फंडिबुलम पर एक सुराख होता है जिसको अब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं। दिस इज नोन है अब्डोमिनल ऑस्टियम, और ये अब्डोमिनल ऑस्टियम पीछे जो है पेरिटोनियल कैविटी होती है, इसे इसी पेरिटोनियल कैविटी में ये अब्डोमिनल ऑस्टियम जो है खुलता है। और
उसके बाद में जो है सेकंड जो पार्ट होता है वो एम्पुला कहलाता है। एम्पुला जो है ये सबसे डायलेटेड पार्ट है और इसका दीवार जो है सबसे थिनेस्ट होता है। इसका जो दीवार होता है सबसे थिनेस्ट होता है और सबसे चौड़ा मतलब हिस्सा होता है जो है यूट्राइन ट्यूब का जो है जो सेकंड पार्ट होता है जिसको एम्पुला कहते हैं। डायलेटेड पार्ट जो है इसका दीवार सबसे थिनेस्ट है और इसी में जो है मतलब इसके ल्यूमेन में जो है ये स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं और इनके मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच देयर इज मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म जो है बनता है टेस्टिस में मेल के और स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम जो है ये ओवरी में इसकी सिंथेसिस होती है और ओवम के बनने को oogenesis कहते हैं। तो इस तरह से ओवम का जो सोर्स है वो ओवरी है जो फीमेल के अंदर पाया जाता है और स्पर्म का जो सोर्स है वो टेस्टिस है जो मेल के अंदर पाया जाता है। तो मेल और फीमेल के बीच में जो मीटिंग होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जो है तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में दोनों की मीटिंग जो है इसी जो है स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग होती है इसी यूट्राइन ट्यूब के सेकंड पार्ट एम्पुला में होता है। इसी वजह से इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। तो एम्पुला इज मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द मतलब यूट्राइन ट्यूब और इसकी जो लेंथ होती है वो 6 मिलीमीटर होती है और इसका दीवार जो होता है एम्पुला का ये सबसे थिनेस्ट होता है जो है। और इसके बाद थर्ड पार्ट जो है स्टमस कहलाता है। ये बहुत ही राउंड होता है, गोल होता है और कार्ड लाइक होता है। राउंड एंड कार्ड, गोल होता है और रस्सी की तरह होता है जो है जैसे कोई रस्सी हो तो उस तरह से ये थर्ड पार्ट है स्टमस। और इसका जो दीवार होता है सब में सबसे थिकेस्ट होता है क्योंकि इसमें दीवार में यूट्राइन ट्यूब की दीवार में 3 लेयर्स होता है। सबसे बाहर वाला सीरस लेयर होता है और दूसरा जो है मस्कुलर लेयर होता है और तीसरा जो है म्यूकस लेयर होता है। ये जो दीवार है यूट्राइन ट्यूब का सबसे बाहर वाला सीरस लेयर जो पेरिटोनियम का बना होता है और दूसरा जो है मस्कुलर लेयर जो 2 तरह के फाइबर का बना होता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर सबसे आउटर मोस्ट और दूसरा जो है ये सर्कुलर मसल फाइबर। तो मस्कुलर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर आउटर वाला है और जो इनर वाला है जो सीरस लेयर के पास है मस्कुलर लेयर का वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर है और जो मस्कुलर म्यूकस लेयर के पास है वो सर्कुलर मसल फाइबर है। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो म्यूकस लेयर है और ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल का बना होता है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल, इसके ऊपर सिलिया पाया जाता है और इसी में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल और इसी में जो है मतलब नॉन सिक्रेटरी सेल भी होता है, नॉन सिक्रेटरी कॉलमनर सेल और इसी को पेग सेल कहते हैं। पेग सेल, पेग सेल। तो ये भी जो है मतलब ये क्या नाम है पेग सेल भी ये कॉलमनर सेल होता है और ये सिलेटेड कॉलमनर सेल होता है, ये नॉन सिलेटेड होता है जो है। और इस तरह से देयर आर 3 लेयर्स इन द वॉल ऑफ यूट्राइन ट्यूब, सीरस लेयर, मस्कुलर लेयर एंड म्यूकस लेयर। तो इसमें जो स्ट्रस होता है इसके जो सेकंड लेयर है मस्कुलर लेयर जो है ये सबसे थिकेस्ट होता है और जो एम्पुला होता है इसमें जो मस्कुलर लेयर होता है सबसे थिनेस्ट होता है। और इस इस्थमस का जो मतलब अपीयरेंस होता है ये राउंड होता है, गोल होता है और कार्ड लाइक होता है रस्सी में। इसका जो लेंथ होता है वो 2 मिलीमीटर होता है, 2 मिलीमीटर होता है। और उसके बाद जो 4th नंबर है, 4th पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब है वो ये यूट्राइन पार्ट है। तो यूट्राइन पार्ट जो है जो यूट्रस की दीवार के अंदर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में जो है वो जो हिस्सा मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब व्हिच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज यूट्राइन पार्ट या इसी को इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं क्योंकि म्यूरल का मतलब जो है म्यूरल का मतलब दीवार होता है क्योंकि दीवार के अंदर है
इंट्रा अंदर होता है तो इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं, और इसी को इंटरस्टिशियल पार्ट भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल पार्ट भी कहते हैं। इसकी लेंथ जो होती है 1 मिलीमीटर होती है। तो इस तरह से देयर आर 4 पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। पहला हिस्सा जो है, पहला जो हिस्सा है उसे, जैसे ये पहला हिस्सा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये सबसे लेटर मोस्ट पार्ट है, जिसको इसको जो है इन्फंडिबुलम कहते हैं, एक कुप्पी की तरह से है। और यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोसेस है जिसको फिम्ब्रिया कहते हैं। एक फिम्ब्रिया सबसे लॉन्गेस्ट होता है जो ओवरी के अपर पोल से अटैच होता है, तो दैट फिम्ब्रिया इज नोन एज ओवरियन फिम्ब्रिया। और दूसरा जो पार्ट होता है वो इम्पुला कहलाता है। ये डायलेटेड पार्ट होता है, मोस्ट डायलेटेड एंड टार्चुअस पार्ट। और इसका जो है जो दीवार होता है सबसे थिनेस्ट होता है, और इसी सेकंड पार्ट में जिसको इम्पुला कहते हैं, इसी में फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का। और जो इसकी लेंथ जो होती है 6 मिलीमीटर होती है, और इन्फंडिबुलम की लेंथ जो होती है 1 मिलीमीटर होती है। और थर्ड पार्ट जो है ये स्टमस कहलाता है, इसकी लेंथ जो है 2 मिलीमीटर होती है। और ये राउंड होता है, गोल होता है, राउंड होता है, और जो है कार्ड लाइक होता है, रस्सी नुमा होता है। और इसका जो दीवार होता है सबसे थिकेस्ट होता है। तो थिकेस्ट मतलब जो दीवार है स्टमस का है, और सबसे थिनेस्ट जो दीवार है वो एम्पुला का है। और चौथा जो पार्ट होता है वो मतलब इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, या यूट्राइन पार्ट होता है, दीवार यूट्रस की दीवार के अंदर होता है, उसे यूट्राइन पार्ट कहते हैं, या इसी को इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं, या इसी को इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक सुराख होता है जो यूट्रस के अंदर खुलता है, इसको यूट्राइन ऑस्टियम कहते हैं। इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर होता है, और यहाँ पर जो सुराख होता है उससे अब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं, जिसका डायमीटर 3 मिलीमीटर होता है, और ये पेरिटोनियल कैविटी में होता है। तो इस तरह से जो है देयर आर 4 पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। इसका जो ब्लड सप्लाई होता है यूट्राइन ट्यूब का, तो इसमें 2 सोर्सेस हैं। एक तो यूट्राइन जो है आर्टरी होती है, यूट्राइन आर्टरी होती है। तो यूट्राइन आर्टरी जो होती है, ये जो मीडियल 2/3 होता है, मीडियल 2/3 को जो है, मीडियल 2/3 ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज सप्लाइड बाय द यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी। तो यूट्राइन आर्टरी ये मेन आर्टरी होती है यूट्रस की। तो इस यूट्राइन ट्यूब का जो अंदर का 2/3 हिस्सा होता है वो यूट्राइन आर्टरी से अप्लाई करती है, और जो बाहर का 1/3 लेटर 1/3 ऑफ दिस आर्टरी इज सप्लाइड बाय, लेटर 1/3 ऑफ दिस ट्यूब इज सप्लाइड बाय द ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी। तो इस तरह से यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी, ये ओवेरियन आर्टरी ये ओवरी का मेन आर्टरी होती है। तो ओवरी को मेन जो सप्लाई करती है ओवेरियन आर्टरी होती है, और यूट्रस की जो मेन आर्टरी होती है यूट्राइन आर्टरी होती है। क्योंकि ये दोनों का प्रोसी है, यूट्राइन ट्यूब जो है यूट्रस को भी कनेक्ट कर रहा है, और ये ओवरी को भी कनेक्ट करता है। तो ओवरी की जो ब्रांच ओवरियन आर्टरी भी सप्लाई करती है यूट्राइन ट्यूब के लेटर 1/3 को, और यूट्राइन आर्टरी भी जो है यूट्राइन ट्यूब के मीडियल 2/3 को सप्लाई करती है। और वेनस ड्रेनेज जो है, तो मीडियल 2/3 ऑफ दिस ट्यूब इज ड्रेन्ड बाय द यूट्राइन वेन, and later 1/3 of this tube is drained by the ovarian vein। तो जो आर्टेरियल सप्लाई है वही जो है वेनस ड्रेनेज है। यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी, ये दोनों आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती हैं, और यूट्राइन वेन और ओवेरियन वेन ये मतलब ब्लड को ड्रेन करती हैं। और इसमें जो लेटरल हाफ होता है ब्लड सप्लाई में, जो लेटरल हाफ होता है इस यूट्राइन ट्यूब का जो लेटरल हाफ होता है इसको वेगस नर्व सप्लाई करती है, वेगस नर्व। और जो मीडियल हाफ होता है इसको जो है
मतलब H2, H3 और H4 सप्लाई करती है। ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है इस यूट्राइन ट्यूब का क्या है कि लेटरल हाफ ऑफ दिस यूट्राइन ट्यूब इज सप्लाइड बाय द वेगस नर्व, ये 10th क्रेनियल नर्व है, और मीडियल हाफ यूट्राइन ट्यूब का अंदर का जो आधा हिस्सा है वो H2, H3, H4 सप्लाई करती है। और जो सिंपैथेटिक नर्व है, सिंपैथेटिक नर्व जो है ये मतलब T10, 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 T11, T12, L1, L2। तो 10th थोरेसिक स्पाइनल नर्व और 11th थोरेसिक स्पाइनल नर्व, 12th थोरेसिक स्पाइनल नर्व, फर्स्ट लंबर स्पाइनल नर्व और सेकंड नंबर स्पाइनल नर्व, ये सिंपैथेटिक नर्व है। और यही सिंपैथेटिक नर्व जो है ये वैसोमोटर होता है, वैसोमोटर होता है, वैसोमोटर नर्व होता है। और यही जो है वैसोप्रेशर भी कहलाता है, और यही वैसोकंस्ट्रिक्टर कहलाता है। वैसोमोटर का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स को, यूट्राइन आर्टरी को और यूट्राइन वेन को मतलब ये हरकत करता है, यानी सिकोड़ता है, कंट्रक्शन करता है। तो ब्लड जो उसके अंदर होता है उसका जो है मतलब प्रेशर बढ़ जाता है। और ये जो होता है पैरासिम्पैथेटिक, ये वैसोडायलेटर होता है। और वैसोडायलेटर का मतलब होता है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरह से यूट्राइन आर्टरी में और यूट्राइन वेन को ये डायलेट करता है वैगस नर्व, H2, H3, H4 नर्व। और ये सिंपैथेटिक नर्व यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी को, यूट्राइन वेन और ओवेरियन वेन को ये जो है क्या नाम है सिकोड़ता है जो है। और इसका जो है सिंपैथेटिक नर्व ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उसको बढ़ाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है उसको घटाता है। तो सिंपैथेटिक नर्व इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज करता है जो है। अब इसका अप्लाइड एनाटॉमी जो है, यूट्राइन ट्यूब का जो अप्लाइड एनाटॉमी है ये साल्पिंजाइटिस, साल्पिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज नोन एज साल्पिंजाइटिस। और दूसरा ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द सेगमेंट ऑफ यूट्राइन ट्यूब। तो यूट्राइन ट्यूब के कोई हिस्सा को जो है काट करके सर्जन जब अलग कर देता है दोनों तरफ के, तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसको नसबंदी आम जबान में, आम भाषा में नसबंदी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ अ सेगमेंट ऑफ यूट्राइन ट्यूब ऑफ बोथ साइड। तो दोनों तरफ का जो यूट्राइन ट्यूब होता है तो उसके कुछ हिस्से को जो है सर्जन काट के, ये फैमिली प्लानिंग में जब इसको जो है फैमिली प्लानिंग की जाती है तो इसमें फीमेल में मतलब ट्यूबेक्टोमी की जाती है, और वही मेल में जो है वैसेक्टोमी होता है। सेम ऑपरेशन को अगर मेल में बहुत सा डिफरेंस जो होता है, जो स्पर्म का कंडक्शन कराता है तो उसको वैसेक्टोमी, तो मेल की जो नसबंदी होती है वो वैसेक्टोमी होती है, और फीमेल की जो नसबंदी होती है वो ट्यूबेक्टोमी होती है। तो ट्यूबेक्टोमी जो है ये यूट्राइन ट्यूब से रिलेटेड है, और वैसेक्टोमी वासा डिफरेंस ये मेल में पाया जाता है। तो मेल की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं जो है। और हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, हिस्टेरो माने यूट्रस और साल्पिंजोग्राफी, साल्पिंजोग्राफी, तो ये जो है साल्पिंजोग्राफी यूट्रस और इसका जो है यूट्राइन ट्यूब दोनों के का एक साथ जो है फोटोग्राफ लेना, एक्सरे करवाना या अल्ट्रासाउंड कराना, मतलब रेडियो पे डाई डाल करके जो है मतलब
यहाँ पर यूट्रस के अंदर रेडियो ओपेक्टाइड डाला जाए, आईडी हो, और यूट्राइन ट्यूब में जा करके जो है मतलब उसका फोटोग्राफ लिया जाए, जो प्रोसीजर है यूएसजी का अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाए, तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड ऑफ द यूट्रस and the uterine tube both at the same time is known as hysterosalpingography। और ये जो है एक स्टेरिलिटी होता है। स्टेरिलिटी मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। अगर किसी औरत में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है तो उसे स्टेरिलिटी कहते हैं। स्टेरिलिटी यानी बांझपन। तो ये औरत में जो बांझपन लफ्ज आता है जो है तो स्टेरिलिटी को कहते हैं। और उसका एक काज जो है ट्यूबल ब्लॉकेज भी होता है। ट्यूबल ब्लॉकेज, अगर इस ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज हो, चाहे वो कंजेनाइटल ब्लॉकेज हो, चाहे वो एक्वायर्ड ब्लॉकेज हो, अगर किसी भी तरह का पैदाइशी तौर पर ब्लॉक है तो स्पर्म और ओवम की मुलाकात नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो मतलब ये बच्चे नहीं होंगे। तो ऐसी औरत को स्टेराइल कहते हैं। और वो इस प्रोसीजर को जो है स्टेरिलिटी कहते हैं। स्टेरिलिटी मतलब जो है मतलब बांझपन होता है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्टेरिलिटी इज ट्यूबल ब्लॉकेज इन द केस ऑफ फीमेल। तो ये कंजेनाइटल भी होता है, पैदाइशी तौर पे भी होता है, और एक्वायर्ड भी होता है। एक्वायर्ड कोई इन्फेक्शन वगैरह जब हो जाता है जो है तो इन्फेक्शन वगैरह में जो है ये मतलब ट्यूब जो है स्वेलिंग आ जाती है और ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है कि अगर पैटेंसी ऑफ यूट्राइन ट्यूब को देखना है कि ट्यूब खुला है कि बंद है, ब्लॉक है या अनब्लॉक है, तो उसके लिए जो है एक जो है टेस्ट होता है, उसको इंसफलेशन टेस्ट कहते हैं। इंसफलेशन टेस्ट या इसी को रूविन टेस्ट कहते हैं। रूविन टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि एयर को पुश किया जाता है यूट्रस के अंदर, और एयर जो है यहाँ पर यूट्राइन ऑस्टियम में दाखिल होता है, फिर यूट्राइन ट्यूब में जाता है, फिर यहाँ पर जो अब्डोमिनल ऑस्टियम जो पेरिटोनियल कैविटी में जो है जा करके ओपन करता है, तो इस पेरिटोनियल कैविटी में जाता है। तो यही एयर जो है दोनों इलियक फोसा में, राइट इलियक फोसा और लेफ्ट इलियक फोसा में जब पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, पेरिटोनियल फ्लूइड में जो है एयर के बबल बनेंगे। तो एक तरह से वहां पर अगर अस्कल्टेशन किया जाए राइट इलियक फोसा लेफ्ट इलियक फोसा में, तो वहां पर अगर जो है मतलब पेटेंट है, खुला हुआ है, तो वहां पर एक बबलिंग साउंड आएगी। एयर बबल जो है मतलब बनेगा और टूटेगा। जब एयर बबल बनेगा वहां पर तो क्या होगा कि बनेगा तो कोई साउंड नहीं आएगी, लेकिन जब ब्रेक होगा जो है बबल, जब बुलबुला टूटता है तो एक आवाज आएगी, हिसिंग साउंड या बबलिंग साउंड। तो इससे क्लियर हो जाएगा। अस्कल्टेशन किया जाएगा स्टेथोस्कोप रख करके राइट इलियक फोसा और लेफ्ट इलियक फोसा में। तो अगर हिसिंग साउंड या बबलिंग साउंड आ गई तो दैट इज नोन एज इंसफलेशन टेस्ट, या उसी को रूविन टेस्ट कहते हैं। So in these words, I want to finish my lecture.